हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि जेस्योंग कहता है कि क्या पापा की जान लेकर तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम उन्हें मारकर इतने मजे से कैसे रह सकती हो? जेग्योंग कहती है कि अगर तुम उन माँ बेटी से नहीं मिले होते तो ये सब नहीं होता। तुमने घोटाले का सारा इल्जाम पापा पर डाल दिया। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, उन माँ बेटी से दूर हो जाओ। क्या तुम कंपनी को ऐसे ही बर्बाद होने देना चाहते हो? जेस्योंग कहता है कि खुद को बचाने के लिए तुमने पापा की जान ले ली। वो कहती है कि मैंने वही किया जो पापा ने सिखाया है। अभी भी हम पापा की पहली बीवी के बच्चे बनकर सबकी सिंपैथी बटोर सकते हैं, वरना हमें कंपनी के लिए लंबे समय तक लड़ना पड़ेगा। हमें अपना हक लेना पड़ेगा। उधर हॉस्पिटल में कांगयोंग को डॉक्टर बिजली के झटके दे रहे होते हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें होश आता है। बांग्योल भागते हुए हॉस्पिटल में अपने पापा के पास पहुंचती है। डॉक्टर मिन उन्हें डेड घोषित कर देता है। उसकी मॉम उससे लिपटकर रोने लगती है। वो रोते हुए अपने डैड को उठने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद कांगयोंग भी हॉस्पिटल पहुंचता है। वो मिन को अपनी बॉडी ले जाने से रोकते हुए कहता है कि इन्हें लाइफ सपोर्ट पर वापस रखो, कैसे भी करके इन्हें बचाओ। मिन कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। कांगयोंग वीडियो में देखता है कि जेग्योंग उसकी बॉडी से कह रही होती है कि आप कब तक मेरा रास्ता रोकोगे? आप अभी तक जिंदा क्यों हो? क्या मैं आपकी हेल्प करूं? कुछ करने से पहले उसका ध्यान हिडन कैमरे पर जाता है। वो कैमरे में देखकर कहती है कि तुम कौन हो? और यहीं पर वीडियो एंड हो जाता है। कांगयोंग देखता है कि मिन बाहर आता है। सारे रिपोर्टर्स उसे घेरकर सवाल पूछने लगते हैं। तभी जेग्योंग वहाँ आती है और झूठा दुख दिखाते हुए मिन के पास आकर सबसे कहती है कि प्लीज अभी हमारे परिवार को अकेला छोड़ दो। ऐसा कहकर वो मिन को लेकर अंदर चली जाती है। कांगयोंग बड़बड़ाता है कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मेरी मौत का भी तुम फायदा उठा रही हो? तभी उसे दादी की घड़ी से इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज आता है। वो दादी को ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंचता है। उसे दादी रास्ते में बेहोश मिलती है। वो उन्हें उठाने की कोशिश करता है और उनके उठने पर पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको चोट लग गई है? दादी पूछती है कि क्या मेरे बच्चे ने खाना खाया? कांगयोंग जोर जोर से रोते हुए उन्हें सॉरी कहता है और कहता है कि मुझे मर जाना चाहिए था। दादी कहती है कि कोई बात नहीं। ये सुनकर कांगयोंग और रोने लगता है। फिर वो दादी को घर ले जाता है। वहाँ उसे दादी और हुआनजुन के साथ बिताए सारे लम्हे अपने सामने नजर आने लगते हैं। दादी का हुआनजुन के लिए प्यार और डेडिकेशन देखकर कांगयोंग के आंसू निकल आते हैं। वो कहता है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि तुमने बैंक चेक पर चोइस्योंग ग्रुप का नाम क्यों लिखा था। नेक्स्ट डे चर्च में दोनों जुड़वा अपने पापा की बॉडी के पास आते हैं। चोसुन जेग्योंग का कॉलर पकड़कर कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो तुम्हारे पापा थे। जेग्योंग कहती है कि अगर आपने मुझे कंपनी चुपचाप दे दी होती तो ये सब नहीं होता। बांग्योल कहती है कि पापा के मरते टाइम हॉस्पिटल के सीसीटीवी खराब हो गए और वहाँ से निकलने वाली लास्ट पर्सन तुम थी। ये सब कोई इंसिडेंट से तो नहीं हो सकता। चोसुन कहती है कि मैं उनका पोस्टमार्टम करवाऊंगी। मैं सच का पता करके रहूंगी। तभी जेग्योंग बांग्योल को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि ये लास्ट टाइम के लिए था। आज तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा कहकर वो बाहर चली जाती है। तभी उसके आदमी का फोन आता है। वो कहता है कि यहाँ कोई वीडियो नहीं है, लेकिन मुझे उनके प्रॉपर्टी के पेपर और सील मिल गई है। जेग्योंग उन्हें सारा काम जल्दी निपटाने के लिए कहती है। चर्च में अंदर जेस्योंग अपनी वाइफ, बेटे और भांजे के साथ बैठा होता है। उसका बेटा पूछता है कि दादाजी की डेथ हो गई है, आप सैड क्यों नहीं हो? उसका भांजा बोलता है कि मेरे पेरेंट्स भी दुखी नहीं है। नायुन कहती है कि शायद सभी किसी बात को लेकर गिल्टी फील कर रहे हैं। जेस्योंग अपनी सेक्रेटरी के साथ बच्चों को बाहर भेज देता है और नायुन से कहता है कि बच्चों के सामने ये सब बोलने की जरूरत नहीं थी। वो कहती है कि तुमने बांग्योल के साथ मिलकर पापा को फंसाया तो था। जेस्योंग कहता है कि तुम तो जेल में मुझसे मिलने तक नहीं आई। मुझे पता है कि तुम्हारे पापा और जेग्योंग के बीच कोई डील हुई थी, तभी तुम आराम से जेल से बाहर आ गई थी। और जेग्योंग ने उन्हें हाइड्रोजन प्रोजेक्ट ऐसे ही फ्री में तो नहीं दिया होगा। नायुन कहती है कि मैं तुम्हारी तरफ ही हूँ। मुझे जेग्योंग बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी बांग्योल आकर कहती है कि अगर तुम लोग यहाँ दुख जताने नहीं आए हो तो यहाँ से चले जाओ। नायुन कहती है कि तुमने भी तो एक आंसू तक नहीं बहाया है। बांग्योल कहती है कि रोने से वो वापस नहीं आएंगे।
फिर वो उन दोनों को वहाँ से भगा देती है। उधर जेक्योंग कंपनी में इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है और कहती है कि हम घोटाले की पूरी जांच करेंगे, हमारे पूरे परिवार की भी जांच होगी। अगर मेरा नाम इस घोटाले में आता है तो मैं अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दूंगी और अपनी सारी प्रॉपर्टी भी छोड़ दूंगी। मीटिंग के बाद उसका सेक्रेटरी आकर बताता है कि आपके पति ने हॉस्पिटल से इस्तीफा दे दिया है। उसे अपने पति पर शक होने लगता है। घर जाने पर उसका पति कहता है कि अब मैं चेयरमैन के पति के तौर पर लाइफ के मजे लेना चाहता हूँ। अपने ससुर की मौत को याद करके वो कहता है कि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है, तुम जो चाहती थी वो तुम्हें मिल गया। उसकी बातें सुनकर जेक्योंग का शक उससे दूर हो जाता है। उधर जेल से बाहर आने पर सांगजे चोसुन से मिलना चाहता है। मैनेजर कहता है कि वानजुन ने आपको उनसे मिलने से मना किया है। ये सुनकर सांगजे रुक जाता है। रात को कांग्योंग अपनी बॉडी के पास चर्च में जाता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम एंड तक लड़ोगे, मैंने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी। मेरे बच्चों ने तुम्हें मारने की कोशिश की और मैंने उनका साथ दिया। मैंने अपनी कंपनी को बचाने के चक्कर में तुम्हारी जान ले ली। मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा और तुम अपनी दादी की भी चिंता मत करो। नेक्स्ट डे वो दादी के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करता है। दोनों साथ में खूब मजे करते हैं। उसकी दादी पूछती है कि क्या तुम परेशान हो? तभी उसे बांग्योल की कॉल आती है। कॉल सुनकर वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है। वहाँ बांग्योल अपने पापा को याद करके रो रही होती है। उसे रोता देखकर कांग्योंग को भी रोना आ जाता है। नेक्स्ट डे उसे पता चलता है कि उसके पापा का दाह संस्कार कर दिया गया है। वो कहती है कि तुम लोगों ने क्या छुपाने के लिए उनकी बॉडी को जलाया। जेक्योंग सबसे कहती है कि इसे लगता है कि मैंने उन्हें मारा है। बात पढ़ने पर मिन उसे चुप रहने के लिए कहता है। फिर वकील वसीयत पढ़ना शुरू करता है। सबके हिस्से में प्रॉपर्टी आई होती है। तभी ऑडिट टीम वाले आकर चोसुन को 300 बिलियन के घोटाले के आरोप में साथ ले जाते हैं। बांग्योल जेक्योंग से कहती है कि ये सब तुमने ही किया है ना। वो कहती है कि अब तो तुम्हारे पास वकील के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं, क्योंकि केस चलने तक तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी सीज रहेगी। बांग्योल कहती है कि ये सब फेक है, ये सब तुम्हारा किया धरा है। वो कहती है कि तुम दोनों माँ बेटी फेक हो, तुम कभी इस फैमिली का हिस्सा नहीं थी। जेस्योंग कहता है कि यहाँ रहकर चिल्लाना बंद करो और इस घर से दफा हो जाओ। बांग्योल कहती है कि मैं तुम सबको देख लूंगी। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। उधर चोसुन मान लेती है कि सारी धोखाधड़ी उसने ही की है। वो कहती है कि इसमें मेरे पति का कोई हाथ नहीं था, वो निर्दोष थे। उधर कमरे में जाकर बांग्योल कांग्योंग को कॉल करती है, लेकिन काफी टाइम से वो उसकी कॉल नहीं उठाता। तभी जेस्योंग उसके कमरे में आता है। बांग्योल उस पर चिल्लाना चाहती है, लेकिन वो उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम कभी घोटाला नहीं कर सकती। तब हमें पता चलता है कि वो अभी तक नाटक कर रहा था। वो ये सब जेक्योंग को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहा था। वो कहता है कि हमें लोगों के सामने दुश्मन बनकर रहना होगा। वो उसे बैग भरकर पैसे देकर वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि कल जेक्योंग चेयरमैन बनने वाली है, अब तुम्हारा इस घर में रहना सेफ नहीं है। इसके बाद वो घर छोड़ देती है। नेक्स्ट डे जेक्योंग चेयरमैन बन जाती है। मैनेजर अभी भी बांग्योल के साथ होता है। उसकी मॉम को फंसता देख बांग्योल जेक्योंग से सौदा करने जाती है। वो स्माइल इन्वेस्टमेंट्स के शेयर के बदले अपनी मॉम की आजादी का सौदा जेक्योंग से करती है। जेक्योंग कहती है कि तुम सच में एक अच्छी बेटी हो, किसी ने मुझसे ये कहा था। इसके बाद जेक्योंग एज चेयरमैन अपनी फर्स्ट स्पीच देने जाती है। वहाँ वो एक नई बिजनेस टीम का अनाउंसमेंट करती है, जिसका हेड वो कांग्योंग को बनाती है। उसके स्टेज में आते ही सब चौंक जाते हैं और सबसे ज्यादा शॉक में बांग्योल होती है। जेक्योंग को याद आता है कि कांग्योंग उससे मिलने आया था। वो उसे अपनी टीम में लेने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन कांग्योंग कहता है कि मैं बांग्योल की हेल्प से तुमसे बदला लेना चाहता था, लेकिन चेयरमैन के मरते ही मुझे पता चल गया कि अब सारी पावर तुम्हारे हाथ में है। जेक्योंग कहती है कि पूरी टीम अब मेरे हाथ में है। वो कहता है कि मैं तुम्हें स्माइल इन्वेस्टमेंट्स के आधे शेयर दिलवा सकता हूँ। जेक्योंग कहती है कि बाकी आधे शेयर्स का क्या होगा। वो कहता है कि बाकी शेयर्स मेरे पास रहेंगे, तभी तो हम एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकेंगे। वही उसे चोसुन को यूज करके बांग्योल से शेयर हड़पने का आइडिया देता है। अब बांग्योल कांग्योंग को देखकर बड़बड़ाती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। बाद में वो उससे जाकर पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। कांग्योंग कहता है कि अब तुम मेरे काम की नहीं रही, मुझे किसके साथ काम करना है ये मैं डिसाइड करूँगा। बांग्योल कहती है कि तुम्हारे बदला लेने के वादों का क्या हुआ। कांग्योंग कहता है कि मैं अपना पूरा फ्यूचर बदले के पीछे बर्बाद नहीं कर सकता।
वैसे तुम्हें मैनेजर के साथ दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। जब बांग्योल को पता चलता है कि उसके शेयर हड़पने का आइडिया कांगयोंग ने जेक्योंग को दिया था, तो वो बेचारी पागल सी हो जाती है। बांग्योल मैनेजर के साथ अपने नए ऑफिस पहुंचती है, जो एक कबाड़खाना रहता है। दोनों मिलकर उसकी सफाई करते हैं। उधर कांगयोंग पूरा काम ढंग से संभाल लेता है। जल्दी ही सब उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन अभी भी जेक्योंग उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करती। नेक्स्ट डे नाब्योंग जेक्योंग से मिलने आता है, लेकिन कांगयोंग को वहाँ देखकर उसका मूड खराब हो जाता है। वो जेक्योंग से पूछता है कि अभी तक तुमने एक्सपर्ट की टीम क्यों नहीं भेजी। वो कहती है कि अभी तक आपने पूरी पेमेंट नहीं की है। नाब्योंग उसे कहता है कि तुम यहाँ तक बिना मेरी हेल्प के नहीं पहुँचती। वो कहती है कि हमने बिजनेस डील की थी, जिसमें हम दोनों का फायदा हुआ था। नाब्योंग उसे टोंट मारते हुए लंबे टाइम तक चेयरमैन बने रहने की विश देता है। कांगयोंग उसे बाहर तक छोड़ने जाता है। नाब्योंग उसे अपने टीम में लेने की सोचता है, लेकिन कांगयोंग उसे उसके ही सीक्रेट्स बताकर गुस्सा दिला देता है। नाब्योंग पूछता है कि क्या तुम मेरे बारे में पता करवा रहे हो। कांगयोंग कहता है कि मैं ऑलरेडी 2 लोगों को ज्वाइन कर चुका हूँ, तीसरे के बारे में भी सोचा जा सकता है। ऐसा बोलकर वो उसे अपना कार्ड देता है। तभी उसे सांगजे का मैसेज आता है कि चोसुन जेल से छूट गई है। बाद में वो सांगजे से मिलने जाता है। सांगजे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। बांग्योल बहुत गुस्से में है। कांगयोंग उसे रुपयों से भरा बैग देकर कहता है कि मैंने ऑफिस के सेफ से सारा पैसा निकाल लिया है, तुम जल्दी से जल्दी दोनों माँ बेटी को यूएसए भेज दो। सांगजे बोलता है कि फाइनली वो दोनों आपके पास आई थी और आप उन्हें वापस भेजना चाहते हो। मैं ये नहीं कर सकता और बांग्योल भी नहीं मानेगी। कांगयोंग कहता है कि मैं उन्हें चोइस्योंग से बाहर निकाल दूंगा, बाकी तुम देख लेना। बांग्योल को हॉस्पिटल का कैमरा मिल गया था। वो दोनों युवा पर शक करती रहेगी। जिसने अपने पापा को मार दिया वो उसके साथ कुछ भी कर सकती है। फिर वो पूछता है कि दोनों माँ बेटी कहाँ है। नेक्स्ट सीन में हम दोनों माँ बेटी को एक सौना में देखते हैं। कांगयोंग वहाँ जाता है, लेकिन बांग्योल को देखकर वो छुप जाता है। बांग्योल कुछ सामान लेने जाती है। चोसुन थककर सो जाती है। कांगयोंग बड़बड़ाता है कि ये ऐसे कैसे सो सकती है, बेचारी कितनी पतली हो गई है। वो जाकर उसे चादर उड़ाता है। तभी बांग्योल वापस आ जाती है। पीछे से उसे लगता है कि कोई उसकी मॉम को किस कर रहा है। वो परवट कहकर चिल्लाते हुए कांगयोंग को जोर से किक मारती है। बेचारा कांगयोंग मुंह छुपाकर भाग जाता है। इसके बाद दोनों माँ बेटी किराए का घर ढूंढने लगती है, लेकिन सारे घर बहुत महंगे होते हैं। तभी बांग्योल को एक सस्ती जगह याद आती है। नेक्स्ट डे कांगयोंग मॉर्निंग वॉक से वापस आता है। वो बड़बड़ाता है कि कोई अपने पापा को इतनी जोर से कैसे मार सकता है। तभी पीछे से कोई उसे गद्दार कहकर बुलाता है। कांगयोंग देखता है तो वहाँ बांग्योल खड़ी होती है। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। बांग्योल कहती है कि तुम्हारी वजह से अब मुझे यहाँ किराए पर रहना पड़ रहा है, ये बहुत सस्ता है। तभी दादी के खाने के लिए बुलाने पर वो जंप करके नीचे उतरती है और कांगयोंग से कहती है कि अब से तुम्हारी खैर नहीं। आगे हम देखते हैं कि बांग्योल और चोसुन दादी के पास आकर बैठ जाती है। दादी बड़े प्यार से उन्हें अपने पास बैठाती है। कांगयोंग उन्हें वहाँ से भगाना चाहता है, लेकिन बांग्योल दादी के सामने कमजोरी का बहाना बनाकर उन्हें पटा लेती है। ये देखकर कांगयोंग चिढ़कर बाहर चला जाता है। इसके बाद जब कांगयोंग ऑफिस के लिए बाहर निकलता है तो बांग्योल नीचे कार के पास उसका वेट कर रही होती है। कांगयोंग उसे साथ ले जाने से मना कर देता है और कहता है कि तुम जल्दी यहाँ से मकान बदल लो। बांग्योल उसे टोंट मारती है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम यहाँ के मकान मालिक हो। कांगयोंग कहता है कि मैंने ये बिल्डिंग खरीद ली है, तुम्हारे पास मकान खाली करने के लिए 2 हफ्ते का टाइम है और जल्दी ऑफिस पहुँचो। ऐसा कहकर वो गाड़ी में चला जाता है। बेचारी बांग्योल भागते हुए ऑफिस पहुँचती है। वहाँ कांगयोंग उसे लेट आने के लिए ताने मारता है। इसके बाद वो बांग्योल मैनेजर और सांगजे को काम करने भेज देता है। काम देखकर तीनों सदमे में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी तीनों को काम करना पड़ता है। कुछ घंटे बाद कांगयोंग तीनों को कंस्ट्रक्शन साइट पर भेज देता है। वहाँ बांग्योल को खुदाई करता देखकर एक आदमी पूछता है कि क्या तुमने पहले ये काम किया है। वो मना करते हुए कहती है कि अभी तो मैं किसी की कब्र भी खोद सकती हूँ। ऐसा कहकर वो किसी साइको की तरह हंसने लगती है। कांगयोंग उन्हें अलग अलग जगह पर भेजता रहता है, लेकिन बांग्योल तो किसी रोबोट की तरह काम करती रहती है। बेचारी के पैरों में दर्द होने लगता है। सांगजे कांगयोंग को बताता है कि बांग्योल बहुत जिद्दी है। कांगयोंग कहता है कि कैसे भी करके उसे यूएसए जाने के लिए मनाओ। सामने जेक्योंग का वीडियो देखकर सांगजे कहता है कि इससे हम उस पर प्रेशर बना सकते हैं।
कांगयोंग कहता है कि इससे ये प्रूव नहीं होता कि उसने ही मुझे मारा है, क्या और कुछ पता चला? सांगजे कहता है कि उस दिन हॉस्पिटल के सीसीटीवी ऑफ हो गए थे। वो उसे एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन देते हुए कहता है कि उस दिन ये ड्यूटी पर था। कांगयोंग कहता है कि जेग्योंग ने इसे खरीद लिया होगा। उसका पता जानकर कांगयोंग उससे मिलने जाता है। वहाँ वो ट्रिक यूज करके उसका फोन ले लेता है, लेकिन वो उसका पासवर्ड नहीं खोल पाता। तभी उसे किसी मनी बैग नाम से कॉल आती है। वो मैसेज करके मनी बैग से 500 मिलियन वॉन एक जगह पर मंगाता है। उसे याद आता है कि उसने ऑफिस में जेग्योंग के पास भी इस आदमी की इंफॉर्मेशन देखी थी। वो भी इसे ढूंढ रही थी। अपनी बताई जगह पर जाकर कांगयोंग देखता है कि वहाँ पर नाप्योंग का सेक्रेटरी अपने आदमियों के साथ आया होता है। उधर वो आदमी अपने घर से भाग रहा होता है, लेकिन कोई उसे पकड़ लेता है। कांगयोंग सांगजे के साथ बैठकर सब बातें डिस्कस करता है। वो आदमी गायब हो चुका होता है। कांगयोंग कहता है कि जेग्योंग कभी नाप्योंग को अपनी कमजोरी नहीं पकड़ने देगी। सांगजे कहता है कि क्या वो जेग्योंग को ब्लैकमेल कर रहा है? अगर उसे सीसीटीवी मिल गया तो वो कंपनी बर्बाद कर देगा। इससे अच्छा तो सीसीटीवी जेग्योंग को ही मिल जाए। कांगयोंग कहता है कि फिर वो एविडेंस को नष्ट कर देगी। वो उसे उस आदमी का फोन देकर कहता है कि शायद इस फोन में उसके खिलाफ कोई सबूत हो। अगले दिन अखबार वालों को सीसीटीवी फुटेज मिलती है, जिसमें जेग्योंग के खूनी होने का शक होता है। जेस्योंग और बांग्योल के पास भी ये न्यूज पहुंच जाती है। जेस्योंग कहता है कि इससे ये प्रूफ होता है कि जेग्योंग ही कातिल है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जेग्योंग वहाँ आ जाती है। उसके अचानक आने से बांग्योल नीचे डेस्क के अंदर छुप जाती है। जेग्योंग आकर पूछती है कि क्या वो न्यूज वाले ने तुम्हें कुछ बताया? तुम दोनों काफी क्लोज हो ना? जेस्योंग कहता है कि मैं काफी टाइम से उससे नहीं मिला हूँ। जेग्योंग कहती है कि अगर तुम और बांग्योल मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो तुम अपनी कुर्सी नहीं बचा पाओगे। वो कहता है कि अब मेरा बांग्योल से कुछ लेना देना नहीं है। जेग्योंग उसके पास आती है। बांग्योल नीचे ही छुपी होती है। तभी कॉल आने की वजह से जेग्योंग बाहर चली जाती है। बाहर उसे कांगयोंग मिलता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। बांग्योल आकर उसे ताना मारती है कि वो तो तुम्हें भाव तक नहीं देती। वैसे तुम्हें तो पता ही होगा कि अब जेग्योंग फंसने वाली है। उसकी हॉस्पिटल की फोटोज बाहर आ गई है। क्या तुम्हें पता है कि ये खबर किसने लीक की है? कांगयोंग कहता है कि तुम डिटेक्टिव बनना बंद करो, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वो चला जाता है। उधर जेग्योंग नाप्योंग से मिलने पहुंचती है। नाप्योंग उसे हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की मेन टेक्नोलॉजी बिना फाइनल पेमेंट के देने के लिए कहता है। जेग्योंग पेपर फाड़ते हुए कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। वो कहता है कि फिर तुम चोइस्योंग ग्रुप को छोड़ दो और उसे मैं संभाल लूंगा। वैसे भी तुमने अपने पापा को मारा है। उसने ही न्यूज में जेग्योंग के खिलाफ सबूत दिए होते हैं। जेग्योंग कहती है कि हमारे बीच कोई डील नहीं होगी। ऐसा कहकर वो जाने लगती है। तभी नाप्योंग जेस्योंग की वॉइस रिकॉर्डिंग चलाता है, जिसमें उसने बताया होता है कि कैसे जेग्योंग ने पापा को मारने की कोशिश की थी। वो कहती है कि इससे कुछ प्रूफ नहीं होता। नाप्योंग कहता है कि तुम अपने पापा को जलाकर बोर्ड मेंबर्स की मदद से चेयरमैन बन गई। तुम्हारा भरोसा कौन करेगा? वो कहती है कि बातों को घुमाओ मत। जब मैं वहाँ से निकली थी तो पापा जिंदा थे। हम देखते हैं कि हिडन कैमरा मिलने के बाद वो चुपचाप वहाँ से निकल गई थी। वो कहती है कि क्या तुमने पापा को मरवाया? नाप्योंग कहता है कि तुम्हें उसके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सबको इस बात का यकीन दिलवा दूंगा कि तुमने ही अपने पापा को मारा है। इसके बाद वो हॉस्पिटल वाले आदमी को वहाँ लाता है और जेग्योंग के सामने उसे मार देता है और कहता है कि अब तुम्हारी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। जेग्योंग अब बुरी तरह से फंस जाती है। वो कांगयोंग को मिलने बुलाती है। कांगयोंग आकर उससे पूछता है कि क्या तुमने सच में अपने पापा को मारा है? वो उसे मारने के लिए हाथ उठा लेती है। वो कहती है कि ये नाप्योंग ने किया है, वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। कांगयोंग पूछता है कि क्या तुम सच बोल रही हो? वो कहती है कि मेरे पापा वैसे ही मर रहे थे, मुझे उनको मारकर क्या मिलता। कांगयोंग पुलिस वालों को बुलाने के लिए कहता है। जेग्योंग कहती है कि ऐसा करने से मैं फंस जाऊंगी। सीसीटीवी फुटेज भी उसने मिटा दी है और विटनेस को भी मार दिया है। कांगयोंग कहता है कि फिर हम नए सबूत बनाएंगे। मुझे शुरू से बताओ कि तुम्हारे नाप्योंग के साथ क्या बात हुई। वो उसे सारी बातें बताती है। अगले दिन नाप्योंग चोइस्योंग पहुंचता है और जेग्योंग को हाइड्रोजन डील साइन करने के लिए कहता है। जेग्योंग फिर से उसे 100 बिलियन वॉन देने के लिए कहती है। नाप्योंग कहता है कि तुम्हारी हेल्प करने में मेरा भी बहुत लॉस हुआ है, उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। ऐसा कह के वो कंपनी में घूमने चला जाता है।
जेग्योंग गुस्से से पागल हो जाती है। नाब्योंग अपनी बेटी के साथ जाकर बोर्ड मेंबर से बातें करता है। उधर कांग्योंग जेग्योंग को समझाता है कि नाब्योंग अभी अपने सारे पत्ते नहीं खोलेगा, तो तुम्हें बहुत संभल कर चलना होगा। अगर तुमने उसे हाइड्रोजन प्रोजेक्ट फ्री में दे दिया तो बोर्ड मेंबर्स क्या कहेंगे? इससे तुम्हारी लीडरशिप पर फर्क पड़ेगा। वो पूछती है कि तुम्हारा प्लान क्या है? कांग्योंग कहता है कि मैं उसकी तरफ मिल जाता हूँ। वो कहती है कि क्या वो तुम पर भरोसा करेगा? लेकिन कांग्योंग का कॉन्फिडेंस देखकर वो अपने सेक्रेटरी से कहती है कि तुम हर तरह से इसकी मदद करोगे। कांग्योंग उसके सामने नाब्योंग को कॉल करता है। उधर बांग्योल और जेस्योंग को पता चल जाता है कि नाब्योंग जेग्योंग को ब्लैकमेल कर रहा है। जेस्योंग बांग्योल को बोनसाई एक्सपर्ट बनाकर नाब्योंग के घर ले जाता है। वो दोनों मिलकर वहाँ सबूत ढूंढने लगते हैं। जेस्योंग के हाथ उनकी हाइड्रोजन डील के पेपर्स लगते हैं। वो पेपर्स अपने पास रख लेता है। तभी उसे नाब्योंग के आने की खबर मिलती है। वो दोनों भागकर वहाँ से खिसक लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि कांग्योंग नाब्योंग के साथ वहाँ आता है। बांग्योल कहती है कि अब ये क्या करना चाहता है। अंदर कांग्योंग कहता है कि जेग्योंग के बारे में चारों तरफ र्यूमर्स फैले हैं। अब उसके साथ रहकर कोई फायदा नहीं है। सही समय पर पाला बदलना भी एक कला है और तुम्हारे पास उसे कंट्रोल करने का तरीका है। नाब्योंग कहता है कि तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? उसका इशारा पाते ही उसका सेक्रेटरी कांग्योंग को जकड़ लेता है। कांग्योंग कहता है कि जेग्योंग ने मुझे बताया कि तुमने चेयरमैन को मारा है। उसने मुझसे हेल्प मांगी, लेकिन मैं उसका भरोसा क्यों करूं? ऐसा कहकर वो सेक्रेटरी को काबू में कर लेता है और उन्हें अपने पैर की चोट दिखाकर कहता है कि उसने ये किया है और इसकी सजा मैं उसे देकर रहूंगा। नायून चौंकते हुए कहती है कि क्या उसने एक्सीडेंट किया था और बेचारे चेयरमैन को इसमें फंसा दिया। कांग्योंग कहता है कि मैं उसकी हेल्प क्यों करूं? नाब्योंग कहता है कि उसने एक स्टार प्लेयर की लाइफ बर्बाद कर दी। भला मैं इसे नजरअंदाज कैसे कर सकता हूँ? चलो तुम्हारे बदले के बारे में बात करते हैं। कांग्योंग कहता है कि पहले मैं आपको हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लाकर दूंगा, फिर जेग्योंग से वसूलने के लिए बहुत कुछ है। फिर नायून उसे बाहर तक छोड़ने आती है। उसका पैर फिसल जाता है। कांग्योंग पूछता है कि क्या तुम्हारे पैर में चोट लगी है? वो कहती है कि सीढ़ियों से उतरते टाइम मेरे पैर में फिर से दर्द होने लगता है। कांग्योंग को कुछ याद आने लगता है। वो नर्स से जाकर पूछता है कि क्या उस दिन केवल जेग्योंग चेयरमैन से मिलने आई थी? नर्स हाँ बोलती है। वो पूछता है कि क्या उस दिन कुछ अजीब हुआ था? नर्स याद करके कहती है कि उस दिन जेग्योंग पता नहीं क्यों सीढ़ियों से गई थी, जबकि लिफ्ट खराब भी नहीं थी। कांग्योंग कहता है कि वो सीढ़ियों से इसलिए गई ताकि वो जेग्योंग से न टकराए। उस दिन यहाँ कोई और भी था। अब हम देखते हैं कि जेग्योंग के जाने के बाद नायून सेम टाइप के कपड़े पहनकर वहाँ आती है और वो चेयरमैन का ऑक्सीजन पाइप निकाल देती है। सीढ़ियों से उतरते टाइम उसके पैर में चोट लग जाती है। कांग्योंग को सारा खेल समझ में आ जाता है। उधर चोसुन जाकर मिन से मिलती है, लेकिन वो उससे ज्यादा बात नहीं करता। चोसुन उसकी कार में दवाइयाँ देखती है। वो कहती है कि इसने हॉस्पिटल से तो इस्तीफा दे दिया है, फिर ये दवाई किसके लिए है? वो उसका पीछा करती है, लेकिन वो बीच रास्ते में ही उसे चकमा दे देता है। रात को चोसुन और जेस्योंग साथ में बैठे होते हैं। दोनों के बीच का रिश्ता अब काफी अच्छा हो जाता है। थोड़ी देर बाद बांग्योल वहाँ आती है। तभी कांग्योंग के आने पर वो दोनों छुप जाते हैं। दोनों उसकी जासूसी करने की सोचते हैं। बांग्योल अलग अलग तरीकों से कांग्योंग की जासूसी करती है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। इसके बाद चोसुन उसकी हेल्प करने लगती है, फिर भी उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। बेचारी बांग्योल अब पगलाने लगती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में वो सांगजी को बताती है कि कांग्योंग कुछ तो कर रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि वो क्या करने जा रहा है। वो बिल्कुल मेरे पापा की तरह निर्दयी है। सांगजे कहता है कि चेयरमैन तुम्हारी बहुत फिक्र करते थे, बस वो तुम्हें दिखाते नहीं थे। तुम्हारे बुली होने की खबर सुनकर वो अपनी बिलियंस की डील छोड़कर यूएस से आए थे और उन्होंने ही सारे बुलीज को धमकाया था। वो पूछती है कि फिर वो मुझसे मिले क्यों नहीं। सांगजे कहता है कि अगर वो तुमसे मिलते तो उनका वापस आना मुश्किल हो जाता, और अगर तुम वापस आती तो जेग्योंग तुम्हें टॉर्चर करती। वो पूछती है कि क्या उन्हें सब पता था। सांगजे कहता है कि उन्हें हमेशा इस बात का दुख रहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर पाए। वो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते थे। उनका किस्सा सुनकर मैनेजर भी रोने लगता है। तभी चोसुन उसे कॉल करके बताती है कि कांग्योंग हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स की ट्रिप पर गया है। रात को कांग्योंग नाब्योंग के सेक्रेटरी के साथ हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स पर होता है। कांग्योंग फायर अलार्म बजाकर सबको बाहर भगा देता है और अंदर जाकर कोड डाटा कॉपी करने लगता है। तभी अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं।
वो कहता है कि अब तो वो मर चुका है, फिर मेरा सिर क्यों घूम रहा है। तभी बांग्योल वहाँ आ जाती है। वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। कांग्योंग उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। बांग्योल डिस्क कॉपी होने से रोकना चाहती है कि तभी नाब्योंग का सेक्रेटरी वहाँ आ जाता है। वो बांग्योल को साइड में धक्का देकर गिरा देता है। फिर वो उसे मारना चाहता है। तभी मैनेजर वहाँ आ जाता है। वो मैनेजर को पंच मारकर डिस्क लेकर चला जाता है। कांग्योंग देखता है कि बांग्योल के सिर से खून निकल रहा होता है। वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें यूएसए चले जाना चाहिए था। मेरी प्यारी बच्ची को ये क्या हो गया? अपनी आंखें खोलो। क्या तुम्हें पापा की आवाज सुनाई दे रही है? उधर मिन एक सुनसान जगह पर एक घर पर पहुंचता है और अंदर दवाइयाँ लेकर जाता है। अंदर हमें कांग्योंग की बॉडी दिखाई देती है, जिसका कुछ डॉक्टर्स ध्यान रख रहे होते हैं। और अब हमें वहाँ जेसियोंग भी दिखाई देता है। वो मिन से कहता है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है, तुम कैसे भी करके पापा को ठीक कर दो। वो अपने पापा का हाथ पकड़कर कहता है कि आपको थोड़ा वेट और करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद उसकी एक उंगली हिलती है। अब हम वानजुन को एक अंधेरी जगह पर देखते हैं। वो चिल्ला रहा होता है कि क्या कोई मुझे सुन सकता है? मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। और यहीं पर आज के वीडियो की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।